बच्चों, आज आप मेरे साथ हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही सरल प्रकरण पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है संज्ञा। संज्ञा यूँ तो आप छोटी कक्षाओं से पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन जब कभी भी बात संज्ञा शब्दों के पहचानने की होती है तो आप लोग इन संज्ञा शब्दों को पहचानने में बहुत सी गलतियां कर देते हैं। तो बच्चों, आज आप मेरे साथ आपका संज्ञा प्रकरण बहुत ही सरल तरीके से पढ़ेंगे, जिसमें आप जानेंगे संज्ञा की परिभाषा के बारे में, संज्ञा के प्रकारों के बारे में। बच्चों, मैं आपको संज्ञा पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले मैं आपके लिए एक छोटा सा गद्यांश लेकर आई हूं, जिसे कि आप पढ़ेंगे और आपको पढ़ने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। देखिए बच्चों, आपको यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा होगा। इस चित्र में एक डॉक्टर है जो कि एक बच्चे को देख रहा है, उसके कान में दवाई डाल रहा है और पास में उसके मम्मी पापा खड़े हैं। ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है। तो अब हम इस चित्र को देखकर इस गद्यांश को पढ़ेंगे जिसमें कि इस चित्र के बारे में लिखा हुआ है। आइए पढ़ते हैं। एक दिन सोनू, यानी इस बच्चे का नाम क्या हो गया? सोनू। उसके माता पिता, एक दिन सोनू अपने माता पिता के साथ अस्पताल गया। इलाज कराने के लिए हम अस्पताल ही जाते हैं। उसके कान में बहुत दर्द था। क्यों अस्पताल गया? क्योंकि उसके कान में बहुत दर्द था। चिकित्सक ने शीशी से उसके कान में दवाई डाली और उसे थोड़ा चैन मिला। उन्होंने कहा उसे कोई बीमारी नहीं है, वह घर जाके आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा। तो बच्चों, आपने यह गद्यांश पढ़ा, आपको यह गद्यांश बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन आपने गद्यांश पढ़ने के साथ साथ इस गद्यांश पर गौर किया होगा कि यहाँ पर कुछ शब्द लाल रंग के कोष्टक में लिखे हुए हैं, जैसे कि सोनू, माता पिता, अस्पताल, कान, दर्द, चिकित्सक, शीशी, कान, दवाई, चैन, बीमारी और आराम। अगर आपने इन शब्दों को गौर से देखा होगा, पढ़ा होगा, तो आपने यह देखा होगा कि ये सारे के सारे शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव की ओर संकेत कर रहे हैं। बच्चों, ये सारे के सारे शब्द ही हमारे संज्ञा शब्द है। हाँ बच्चों, यहीं से हमारी संज्ञा शुरू होती है। संज्ञा का अर्थ ही नाम होता है, पहचान होता है। बच्चों, हर किसी न किसी व्यक्ति का कोई नाम होता है जो कि उसकी पहचान होता है। यही पहचान हमारी संज्ञा है। तो बच्चों, अगर हम संज्ञा की परिभाषा की बात करें तो हमारे लिए संज्ञा की परिभाषा में क्या क्या आएगा? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का नाम है, वह संज्ञा कहलाएगा। और संज्ञा की परिभाषा की बात की जाए तो देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। यानी कि जिन शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव की जानकारी हो, बोध हो, उसे हम संज्ञा कहते हैं। अब चलते हैं संज्ञा के प्रकार की तरफ। संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? बच्चों, संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। बच्चों, आप चाहें तो आप अपनी नोटबुक में संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के भेदों के बारे में लिख सकते हैं और आप चाहें तो यहीं पर याद कर सकते हैं। तो बच्चों, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। क्या है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा? आइए देखते हैं। बच्चों, आपको यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा होगा जिसमें कि 2 बालक अपने माता पिता के साथ कहीं घूमने गए हुए हैं, कहीं पर्यटन स्थल पर है वो। तो देखते हैं क्या है इसमें। रजत और श्याम शताब्दी रेल द्वारा मेघालय घूमने गए। वहाँ उन्होंने शिलोंग और चेरापूंजी की सैर की। वहाँ मूल रूप से खासी जनतिया और गारो जनजाति के लोग रहते हैं। यहाँ सिमासांग, माबपा, दिगारू तथा बारावानी नामक नदियाँ बहती है। तो बच्चों, यहाँ पर अगर हम लाल शब्दों की तरफ देखते हैं तो ये सारे के सारे लाल शब्द हमें
किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के विशेष नाम के बारे में जानकारी दे रहे हैं, यानी कि किसी व्यक्ति विशेष तथा स्थान के बारे में विशेष रूप से जानकारी दे रहे हैं। तो ये बच्चों सारे के सारे शब्द हमारे क्या हैं? ये सारे के सारे शब्द हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं। और व्यक्तिवाचक संज्ञा की अगर परिभाषा की बात की जाए तो किसी विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आपने बच्चों इस गद्यांश में देखा होगा, रजत, शाम, शताब्दी, मेघालय, शिलोंग, चिरापुंजी, खासी, जंतिया, गारो, दिगारू और बारावानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के विशेष नामों की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बच्चों अब हम चलते हैं आगे। देखिए आपको यहाँ पर एक दृश्य दिखाई दे रहा होगा जिसमें कि ये दादाजी कुछ बच्चों के साथ पार्क में बातचीत कर रहे हैं। क्या बातचीत कर रहे हैं? देखिए बेटा, दादाजी क्या कह रहे हैं? ये दादाजी कह रहे हैं, बेटा तुम अपने मित्र के साथ घर चले जाओ। फिर बच्चे क्या कह रहे हैं? दादाजी क्या पहले पार्क में फुटबॉल खेल लूं? माँ और पिताजी से पूछकर आया हूँ। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो लाल रंग के शब्द हैं ये किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जानकारी नहीं दे रहे हैं, बल्कि इन सारे के सारे शब्दों से पूरे जाति के बारे में बोध हो रहा है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा के शब्द हैं। अगर जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा की बात की जाए तो क्या होगी? जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। बच्चों यहाँ जातिवाचक संज्ञा में किसी एक व्यक्ति के बारे में, एक वस्तु के बारे में बात नहीं की जाती है, बल्कि उन शब्दों के द्वारा उनकी संपूर्ण जाति का बोध कराया जाता है। यह हमारी जातिवाचक संज्ञा है। बच्चों जातिवाचक संज्ञा के भी दो प्रकार माने गए हैं, एक तो समूहवाचक संज्ञा और एक द्रव्यवाचक संज्ञा। बच्चों अब हम मिलते हैं एक छोटे से नटखट बालक से। नटखट है क्या यह बालक? नहीं बच्चों, यह बहुत शांत बालक है जिसका की नाम है रमेश। अब हम इस रमेश के बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्या बताया गया है। रमेश को उसके माता पिता ने ईमानदारी और सच्चाई की शिक्षा दी। उसकी सच्चाई और ईमानदारी के कारण सभी उसकी प्रशंसा करते थे, सभी उसकी मित्रता के लिए तरसते थे। अपने लाभ हानि की बातें उसके समझ में नहीं आती थी। बच्चों आपने अगर यह गद्यांश ध्यान से पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर लाल रंग के कोष्ठक में जो शब्द हैं ये किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बता रहे हैं, किसी वस्तु के बारे में नहीं बता रहे हैं, ना किसी स्थान के बारे में बता रहे हैं। बच्चों ये सारे के सारे शब्द किसी व्यक्ति के भावों की तरफ बता रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, यानी कि इन शब्दों के द्वारा हमें भावों की जानकारी हो रही है। इसलिए ये सारे के सारे शब्द क्या हैं? ये सारे के सारे शब्द हमारे भाववाचक संज्ञा है। बच्चों भाववाचक संज्ञा की परिभाषा देखिए, गुण, दोष, अवस्था, मन के भाव आदि का बोध जिन शब्दों के द्वारा होता है वे शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। बच्चों यानी कि इसमें किसी व्यक्ति के बारे में बात नहीं की जाती है, बल्कि व्यक्ति के भावों के बारे में बात की जाती है। क्या हम भावों को गिन सकते हैं? नहीं बच्चों, हम भावों को देख भी नहीं सकते, गिन भी नहीं सकते। भाव तो सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं। यह हमारी भाववाचक संज्ञा है। देखिए अब हम विशेष बातें पढ़ेंगे कि भाववाचक संज्ञाएं सामान्यतः महसूस की जाती हैं और अगणनीय होती हैं, यानी कि इन्हें गिना नहीं जा सकता और इनका प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है। अगर आपको भाववाचक संज्ञाएं पहचाननी हो तो सबसे सरल तरीका तो यही है कि एक तो इसे हम गिन नहीं सकते और एक ये महसूस की जाती है, साथ में इनका प्रयोग एक वचन में होता है। जातिवाचक संज्ञाएं गणनीय होती हैं,
कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी किया जाता है। देखिए, हमारे देश में हरिश्चंद्रों की आज भी कमी नहीं है। तो यहाँ पर हरिश्चंद्र होने को तो किसी व्यक्ति का नाम है जो कि सत्यवादी थे, बहुत बड़े राजा थे, लेकिन यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा के रूप में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। बच्चों, अब हम भाववाचक संज्ञाएं बनाना सीखेंगे कि भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनाई जाती हैं। तो भाववाचक संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय शब्दों से बनती है और भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंत में पन, त्व, ता आदि प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों के पीछे हम पन, त्व और ता जैसे प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। भाववाचक संज्ञाएं सामान्यतः महसूस की जाती हैं और अगणनीय होती है। इनका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। देखिए बच्चों, अब हम सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना सीखेंगे। देखिए, मित्र हमारे जातिवाचक संज्ञा का शब्द है। अगर हम इससे भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो इसके पीछे हम ता प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो हमारी भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। देखिए, मित्रता, मित्र से क्या बनेगा? मित्रता, जो कि एक भाव है जिसे कि हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। युवा, युवा शब्द हमारे जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, इससे हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। यौवन, कवि, कवि एक जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, इससे हमने भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए इसके पीछे त्व प्रत्यय का प्रयोग किया और यहाँ पर बन गया कवित्व। दानव, बच्चों ये दानव है, दानव में हमने ता प्रत्यय लगाया, बन गया दानवता। मानव, मानव में हमने ता प्रत्यय लगाया, मानवता। भाई का बनेगा भाईचारा, बूढ़ा का बनेगा बुढ़ापा, संस्कृत का बनेगा संस्कार, राष्ट्र का बनेगा राष्ट्रीयता, व्यक्ति का बनेगा व्यक्तित्व, शिशु का बनेगा शिशुत्व, सज्जन का सज्जनता और देव का देवत्व, घर का घरेलू। बच्चों, यहाँ पर आप ये सारे के सारे भाववाचक शब्दों को देखिए। ये सारे के सारे जो भाववाचक शब्द हैं, इनको ना तो हम गिन सकते हैं ना हम इनको देख सकते हैं। बच्चों, ये सारे के सारे भाव तो सिर्फ महसूस किए जा सकते हैं। अब हम बच्चों विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना सीखेंगे। देखिए, यहाँ पर खूबसूरत हमारा विशेषण शब्द है, इससे हमने भाववाचक संज्ञा बनाई है खूबसूरती। मीठा से मिठास, कड़वा से कड़वाहट, मधुर से मधुरता, कठोर से कठोरता, आलसी से आलस्य। बच्चों, अब हम क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना सीखेंगे। देखिए, हमारे क्रिया के शब्द मिलाना, लड़ना, पीटना, धोना, घबराना, जीतना, उड़ना और चुनना। ये सारे के सारे शब्द हमारे क्रिया के उदाहरण हैं, इनसे हमने भाववाचक संज्ञाएं बनाई हैं। मिलाना से मिलावट, लड़ना से लड़ाई, पीटना से पिटाई, धोना से धुलाई, घबराना से घबराहट, जीतना से जीत, उड़ना से उड़ान और चुनना से चुनाव। बच्चों, अब हम अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना सीखेंगे। अव्यय शब्द देखिए, धिक, समीप, मना, तीव्र, शीघ्र और निकट। इनसे हमने भाववाचक संज्ञा बनाई है। धिक से धिक्कार, समीप से समीपता, मना से मनाही, तीव्र से तीव्रता, शीघ्र से शीघ्रता, निकट से निकटता। बच्चों, आज आपने मेरे साथ संज्ञा की परिभाषा तथा संज्ञा के प्रकारों के बारे में पढ़ा, जो कि आपको बच्चों बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो इनकी परिभाषा अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। साथ में जितने भी शब्द हैं जिनसे हमने भाववाचक संज्ञा बनाई है, इन्हें आपको एक बार वापस अच्छे से पढ़ना है। ये सारे के सारे शब्द आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।